हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस पर हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट पर डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। हमको कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करनी, फोर्स, जिसमें से हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी कर ली थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा था। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही आज सिमिलर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसा वहां पर लास्ट वीडियो लेक्चर में एलिवेशन हुआ था वैसा ही यहाँ पर क्या होने वाला है, डिप्रेशन होने वाला है। मीन जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका वो क्या हो जाएगा, जितना पहले रहा होगा उससे कम हो जाएगा। जैसे सपोज अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहां पर अगर हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब वाटर अब 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा। अगर आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब वहां पर वो हो सकता है कि थोड़े और कम टेम्परेचर पर में हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस पर या -1.5 डिग्री सेल्सियस पर या और कम पर वो फ्रीज हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है। ठीक, आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो क्लास 9th में आपने एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी कि फ्रीजिंग पॉइंट द पॉइंट एट विच सॉलिड इज फ्रीज। जिस पॉइंट पर सॉलिड जो लिक्विड होता है वो फ्रीज हो जाता है, फ्रीज जो लिक्विड होता है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपने यही पढ़ा था, बट अब 12th क्लास में इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज हो गई है और वो डेफिनेशन देखते हैं हम। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं हम। The freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। तो ये freezing point क्या होती है, जिस टेम्परेचर पर जो हमारा सॉल्वेंट है, जो सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस के लिए हम फ्रीजिंग पॉइंट अगर देखते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, उस सब्सटेंस का जो लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर होगा और जो सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर होगा, जब दोनों ही स्टेट के वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर इक्वल होंगे उसी को ही क्या बोला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। इट टेम्परेचर इन विच वेपर प्रेशर इन सॉलिड स्टेट and vapor pressure in liquid states become equal is called freezing points of that substance। ठीक, आपको फ्रीजिंग पॉइंट समझ जाए, किसी भी सब्सटेंस के लिए आप फ्रीजिंग पॉइंट किसको कंसीडर करोगे, किस टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे आप, जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक, टेम्परेचर इन विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट and vapor pressure of liquid state become equal for any substance, okay, is called फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ये हो गया क्लियर। अब हम इस जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको अब हम जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है कि ये ऐसा होता क्यों है कि जब हम उसमें सॉल्वेंट में जो प्योर लिक्विड रहता है उसमें वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो वहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो कम क्यों हो जाती, क्यों घट जाती, अब ये हम देखने वाले हैं। तो ये हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ग्राफिकल। तो यहां पर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट के लिए जब हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कैसा मिलता है, हमने लास्ट टाइम किया था ये कुछ इस तरह का। ठीक, और जो प्योर सॉल्यूशन रहता है जिसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं उसके लिए हमें ग्राफ कैसे मिलता है, जस्ट इसके
नीचे मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो बॉइलिंग उसके लिए हो गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, बट हमें किसके लिए करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, जिस पॉइंट पर उस सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को आप बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम ये वाला कर्व किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और ये जो कर्व है वो सॉल्यूशन के लिए है। ठीक, अब हम जो कर्व बनाएंगे, अब एक तीसरा कर्व बनाएंगे हम, जो उस सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट के लिए होगा। तो ये कुछ इस तरह से, ये ऐसे। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, आप फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलोगे, जिस टेम्परेचर पर जो सॉलिड स्टेट है उस सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस टेम्परेचर, यहाँ इस टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट के लिए जो वेपर प्रेशर है और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, उस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसको हम डिनोट कर सकते हैं TF से। अब जो सॉल्यूशन होता है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है, उस सॉल्यूशन के लिए देखिए वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम है, और उस वेपर प्रेशर कम है तो ये क्या होगी, और इससे नीचे जाके मिलेगी, तो यहाँ पर आएगा इसके लिए जो सॉल्यूशन है उसके लिए जो वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस प्योर सॉल्वेंट उसके सॉलिड फॉर्म के जब इक्वल होगा, सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में हो गई उस सॉल्वेंट के, और उस सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट, तो दोनों के जब वेपर प्रेशर इक्वल होंगे उसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये हो गया T नॉट ऑफ F, और ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं डेल्टा TF, और यही जो डेल्टा TF होता है इसको, ये क्या हो जाता है, T नॉट ऑफ F माइनस TF, इसे ही बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पे क्यों होता है। हमने देखा कि हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन उन दोनों के लिए कर्व हमें पता था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो प्योर सॉल्वेंट के लिए कर्व क्या आता है, ऊपर आता है। क्यों, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जो सॉल्यूशन का कर्व होता है वो नीचे आता है। क्यों, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर हर टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। अब एक कर्व हमने और लिया, ये कर्व क्या था, ये कर्व था उस सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट के लिए कर्व था। प्योर वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में तो भी तो वेपराइज होगा ही ना वो, तो सॉलिड स्टेट में उस सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हमने एक कर्व देखा, ये जो येलो लाइन है वो सॉलिड स्टेट के लिए कर्व है। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पर, जिस पॉइंट पर जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये हमारे प्योर सॉल्वेंट के लिए ये कहाँ पे आया, इस पॉइंट पर आया, ये दोनों जब मिक्स हुए तो, और ये सॉलिड के लिए कहाँ पर आया, ये, तो ये वाला क्या हो गया, TF जो हो गया वो प्योर सॉल्वेंट के लिए हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। बट जो ये सॉल्यूशन वाला कर्व था, ये जो सॉल्यूशन वाला कर्व ये किस टाइप का था, ये प्योर सॉल्वेंट के नीचे था, मीन इसका जो वेपर प्रेशर है वो ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसका वेपर प्रेशर कम है तो सॉलिड के लिए भी फिर वो वेपर प्रेशर उसको कम पे जाना पड़ेगा। तो ये नीचे पे आकर ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस इस पॉइंट पर जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर और ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो दोनों इक्वल होते हैं, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है जिसको हम T नॉट ऑफ F बोलते हैं। और ये T नॉट ऑफ F क्या होगा, ऑब्वियस है कि वो TF से छोटा होगा, मींस जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गई। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को ही बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो क्लियर है आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक, तो अ सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन कब फ्रीज होता है, जब
उसका वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड के इक्वल हो जाए, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब वो सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रीज होगा। बट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा हुआ था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम है तो उसको, अब वेपर प्रेशर कम है तो वेपर प्रेशर कम है मींस अब उसको और लोअर टेम्परेचर पर जाना पड़ेगा सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल आने के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अगर हम जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं टी नॉट ऑफ एफ, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं टी ऑफ एफ, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ, इसे हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, चलिए अब ये जो हमको जो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलालिटी के। मोलालिटी मींस क्या होती है, मोलालिटी मींस वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम मोलालिटी बोलते हैं। तो फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए था ये, तो हमें पता चला थी एक्सपेरिमेंटली था ये भी, जैसे हमें वहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे एक्सपेरिमेंटली पता चला था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी तरह जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो वो कांस्टेंट क्या होता है, केएफ होता है। इस केएफ को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट केएफ। इसे क्या बोला, इसका नाम क्या है, विच डिपेंड्स अपॉन द, और इसका नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, तो इस कांस्टेंट का नाम क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है केएफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, इसकी ये किसके लिए आता है, सॉल्वेंट के लिए होता है ये, कि सॉल्वेंट किस नेचर का उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, अगर हम ये जो अगर हम क्या ले लें, मोलालिटी को हम क्या ले लें, 1 ले लें, मोलालिटी कितनी हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, तब डेल्टा टीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, केएफ के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज equal to depression of lowering in freezing point temperature for 1 molar solution। तो ये जो डिप्रेशन, जो हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर के, जब जो सॉल्यूशन है उसकी मोलालिटी कितनी हो, 1 मोल हो, यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर है कि मोलालिटी जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट लगा, जिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक, ये जो केएफ है उसको, और इस केएफ, ये जो केएफ है उसकी वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर है आपको। इसके बाद अब इस केएफ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अगर ये जो मोलालिटी है वो कितने के इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, तब ये जो डेल्टा टीएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, केएफ के इक्वल हो जाएगा। मींस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, जब सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 मोल हो तो जितना भी उसमें डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम इसके लिए वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, मोलर मास की, ऑब्जर्व्ड मोलर मास का कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है
determination of observed molar mass of सॉल्यूट। ठीक, तो हमारे पास क्या रिलेशन आया था, हमारे पास रिलेशन था डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो एम क्या थी, मोलालिटी थी। मोलालिटी क्या होती है, के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन number of moles of solute upon weight of solvent in kilogram। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम ले लेते हैं WB इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम WA कंसिडर कर लेते हैं। और अगर ये ग्राम में दिया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर पे 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो फाइनली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। और यहाँ से इस फॉर्मूले से तो MB इधर ले लेते हैं, तो MB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू डेल्टा TF। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि ये जो WB है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट और MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम जो मोलर मास होता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास है उस सॉल्यूट का, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे उसमें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट गिवन होगा। बट अगर गिवन नहीं है या आपको कभी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ही कैलकुलेट करने बोल दिया जाए, तब वहां पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो फॉर्मूला एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में था, सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पर है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। वहां पर हमने क्या यूज किया था, डेल्टा एच वेपराइजेशन यूज किया था। यहाँ हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा एच फ्यूजन यूज करेंगे, और बाकी सब चीज सेम है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू आर ब्रैकेट में टी नॉट ऑफ एफ का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। तो यहाँ पर m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर आपने यहाँ पे ग्राम्स में लिखा तो नीचे 1000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और r क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी नॉट ऑफ एफ क्या होता है, हमने देखा था टी नॉट ऑफ एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, और फिर फाइनली, और ये जो डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जो m है वो मोलर मास को हम किस में लेते हैं, किलोग्राम्स में लेते हैं, तब यहाँ पर 1000 यूज नहीं होगा। तो फिर ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, एम आर टी नॉट ऑफ एफ का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच
फ्यूजन। और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिग्री पर मोलालिटी और डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलालिटी या केल्विन पर मोलालिटी, और जो सबसे ज्यादा यूज होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि आपको जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो कैसे कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है KF इज इक्वल्स टू MR T नॉट ऑफ F का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। अगर आप M को ग्राम में ले रहे हैं तब नीचे 1000 यूज कीजिएगा, अगर आप किलोग्राम में ले रहे हैं तो वहां पर 1000 यूज नहीं होगा। ठीक, और इसका जो यूनिट होता है वो जो मोस्टली यूज किया जाता है वो क्या है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमने अभी देखा था रिलेशन, हमने एक देखा था, क्या रिलेशन देखा था कि जो डेल्टा TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के। और मोलालिटी मींस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मींस जो डेल्टा TF है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। और वही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है उसी को, कि जब जो प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो डेल्टा TF मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, आप कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज मतलब जम जाना, एंटी फ्रीज यानी जो जमने नहीं देगा। तो एंटी फ्रीजिंग के फॉर्म में इसका कैसे एप्लीकेशन किया जाता है, तो आपने सुना होगा रेडिएटर, जो व्हीकल्स में हम रेडिएटर यूज करते हैं उस रेडिएटर में पानी भरा हुआ होता है जो कि कूलेंट की तरह बिहेव करता है, जो गाड़ी को इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। ठीक, ये हम इसे शॉर्टली समझ सकते हैं कि जो रेडिएटर का काम क्या होता है। अगर हम इसी व्हीकल को कहाँ लेके जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स वाले एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, 0 डिग्री से भी नीचे होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और जब वाटर फ्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर जो रेडिएटर है उसके ब्रस्ट होने का जो खतरा रहता है, तो ऐसा मत हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि उस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, वहां पर इथिलीन ग्लाइकॉल उसमें ऐड किया जाता है जिससे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाए, मींस वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज ना हो करके वो और उससे कम फ्रीजिंग पॉइंट पर फ्रीज हो। वो ये हम जो वाटर है और इथिलीन ग्लाइकॉल के कॉन्सेंट्रेशंस को यूज कर करके डिफरेंट जो फ्रीजिंग पॉइंट्स है वो हम ला सकते हैं। अगर प्रॉपर रेशियो उसका यूज किया जाए तो हम उसको बहुत लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जा सकते हैं हम उसे। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी लोअर्ड टू द डिजायर्ड एक्सटेंट बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन विथ प्रॉपर रेशियो ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर। और हमको जितना नीचे तक फ्रीज करना है, जितना कम करना है हम फ्रीजिंग पॉइंट, उतना हम कर सकते हैं। कैसे, अगर जो प्रॉपर रेशियो में मिक्स किया जाए, अगर वाटर और इथिलीन ग्लाइकॉल को हम प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके हम अपने डिजायर्ड जितना भी हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिजायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ला सकते हैं। ठीक, इट इज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द ऑटोमोटिव कूलिंग सिस्टम टू टेम्परेचर अप टू -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक, तो ये एंटी फ्रीजिंग के रूप में आपको समझ आ गया, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, क्लियरिंग ऑफ आइस फ्रॉम रोड्स द हिल्स। तो यहाँ पर जो रोड्स जो बहुत ठंडा इलाका होता है, जहाँ पहाड़ी इलाका बोल सकते हैं, तो उस पहाड़ी इलाके में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और वहां पर स्नोफॉल भी होती है, बर्फ गिरती है। तो बर्फ गिरती तो वहां पूरे रोड्स पर क्या हो जाते हैं, बर्फ जम जाते हैं। अब इसको हटाया कैसे जाए, उतना सारा रोड होगा और उतने सारे रोड को हटाने के लिए टाइम भी बहुत लगेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उस रोड पर जो सॉल्ट होते हैं उसको स्प्रिंकल कर दिया जाता है। क्यों स्प्रिंकल कर दिया जाता है,
क्योंकि जब वो जो आइस है, वाटर है, उस वाटर में आप जब सॉल्ट ऐड कर देंगे तो वो वहां पर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया तो आप जानते हैं कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो जाता है प्योर सॉल्वेंट में तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और कम हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। और जब फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा कम हो जाएगा तो जो सॉलिड है, जो आइस वहां पर जमा हुआ है, वो क्या होगा, अपने आप मेल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्ट ऐड करने से और कम हो चुकी है। ठीक, तो इस वजह से वहां क्या हो जाएगी, वो जो जितने भी रास्ते पर बर्फ जमी हुई होगी वो सब के सब क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो कम हो गई है, तो वो उससे और लोअर टेम्परेचर पर जाके फ्रीज होंगे। बट जो अभी टेम्परेचर है उससे और लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज होंगे। तो इस वजह से वो जो रोड्स होती हैं वो क्लीन हो जाती हैं। ठीक, salts such as sodium chloride, calcium chloride are scattered on icy roads at higher altitudes. ठीक, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड दोनों का यूज किया जाता है। दिस हेल्प्स इन मेल्टिंग द आइस एज लॉन्ग एज द आउटडोर टेम्परेचर अबोव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट of salt water mixture. NaCl can melt ice at temperature as low as -21 degrees Celsius, and calcium chloride is effective in melting the ice at temperature as low as -55 degree Celsius. ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। तो अब देखते हैं। ठीक, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।